जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो, तीन Right. या मोर देन टू वेक्टर्स आर बीइंग एडेड अप बाय द मेथडोलॉजी ऑफ यूजिंग देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम वेक्टर्स को ऐड अप करेंगे। देखो, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, लाइक एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये पता होना चाहिए। वी हैव टू नो अबाउट द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज वेल। यू नो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऐसे दो पार्ट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के जो एक दूसरे पर जो है वो 90 का एंगल बना रहे हों। जो 90 डिग्रीज Hmm. एंगल बना रहे होंगे तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। और अगर वो 90 डिग्री का एंगल आपस में नहीं बनाते, ठीक है, तो वो रेक्टेंगुलर नहीं होंगे। वो फिर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर तो हो सकते हैं बट नॉट द रेक्टेंगुलर वंस। मैं अगर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दूं कि आपके पास ये एक वेक्टर है इस तरह से, तो इस वेक्टर को अगर आप क्या करें, यूं करके इसके दो कंपोनेंट बना लें, एक ये ऐड हो रहा है और दूसरा ये, तो ठीक है, Hmm. दैट इज आल्सो अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ किसका, ये ए वेक्टर का और ये बी वेक्टर का। राइट, एट दैट पॉइंट वी कैन से द आर इज एक्चुअली द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ये आर बन तो गया है बट ए और बी दो कंपोनेंट आर भी कहलाएंगे, लेकिन ये रेक्टेंगुलर नहीं है। दे आर नॉट मेकिंग द एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा तो नहीं है ना, ये तो कुछ और इसका थीटा कम बना रहे हैं। अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरली पता लग रहा है। Yes, sir. तो इसका मतलब जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक वेक्टर आर आपका यूं होगा। अगर आप दूसरे कंपोनेंट्स की बात करते हो, अलोंग एक्स एक्सिस एक कंपोनेंट होगा और एक होगा अलोंग वाई। बोथ कंपोनेंट्स, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स आर मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे दीज टू कंपोनेंट्स। ये बी अगर आपका है वेक्टर और ये है ए वेक्टर, तो अब ए और बी जो कि कंपोनेंट है आर वेक्टर के, ये ए और बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। बात क्लियर है? अब Yes. क्वेश्चन वाला ये कहता है कि आप रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है, इस वेक्टर को फाइंड करो इफ यू हैव द टू कंपोनेंट्स, दैट इज द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस केस में तो ये कंपोनेंट्स ही हैं। जबकि अगर मैं थोड़ा सा इसको एक और स्टेप पे फॉरवर्ड मूव ऑन करूं, तो देखो आपके पास कोई एक वेक्टर है, इसको मैं लिख लेता हूं एक्स वेक्टर। ठीक है, एक और कोई वेक्टर है, उसको मैं वाई वेक्टर लिख लेता हूं। अब इन दो वेक्टर्स को मैं कहता हूं कि ये एक ही वेक्टर के कंपोनेंट हैं, तो उनका रिजल्टेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे जो z होगा वो उस वेक्टर की इक्वल आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन आउट करूँ कि कंपोनेंट क्या होता है। और एक ही आपके पास अगर क्या कहते हैं कि वेक्टर हो तो उसके दो कंपोनेंट कैसे बन सकते हैं। सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर जिसको मैं कह देता हूँ कोई ए वेक्टर है, सिंपल। बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ए वेक्टर के ऊपर एक बल्ब नस्ब कर दूँ, लाइट करूँ, इन लाइट, तो मुझे बताएं इस जगह से उसकी परछाई नहीं बनेगी क्या इधर नीचे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे? Hmm. ये जो इसकी परछाई बनेगी, ये उसको वहां से अगर हम इधर से विजुअलाइज करें आंख लगा के यहाँ से, तो हमें उसको ये यहाँ से ऐसे नजर आएगा वेक्टर ए। लेकिन अगर हम इसी यानी कि बल्ब को आप कहें कि आप इस जगह प्लेस करके देखें, यानी यहाँ पे इस तरह रोशन करें, इन लाइट करें, तो आपको वाई एक्सिस पे, सॉरी मैं इसको यूं करता हूँ, ज़रा आसान कर देता हूँ थोड़ा सा और। आप इसको ये इसकी बजाय यहाँ ले आएं इस बल्ब को और फिर रोटेट करवाएं, तो इस वेक्टर का अक्स जो है वो इधर नीचे नहीं पड़ेगा क्या, इस साइड पे, ये इस जगह पे, ये वाई एक्सिस पे पड़ेगा ना। G. तो इस अक्स को आप कहोगे ए का जो है, ये है आपके पास साइन थीटा,
और इस वाले को जो ऊपर से देखते हैं और नीचे एक्स एक्सिस पे आता है, इसको बोलते हैं ए का कॉज ऑफ थीटा। अब इस कॉज ऑफ थीटा और ए साइन ऑफ थीटा बेसिकली ये वो कंपोनेंट्स हैं जो अलोंग दी एक्स एक्सिस हैं। तो इसको मैं यूं भी कह सकता हूँ, ये ए एक्स जो है इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा है, जबकि ए वाई जो है वो ए साइन ऑफ थीटा की इक्वल है। ये बात ठीक है? यस। अच्छा, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो मैंने फिगर बनाई है इस पे, तो आपके पास जो है वो एक बड़े ही उसमें क्लियर वे में नज़र आ रहा है आपको कि अगर आप ये सब्ज कलर का ओरिजिन पॉइंट यहाँ से एक्स कंपोनेंट तक देखें, और इस पॉइंट से आप ये जो ऊपर मैं ग्रीन कलर की टिप लगा रहा हूँ, ये वाला कंपोनेंट यानी और ये वाला कंपोनेंट इक्वल है ना लेंथ में। जी। अच्छा, इसी तरह y का अगर मैं देखूं, तो y के लिए आपके पास ये कंपोनेंट येलो वाला जो रेड के ऊपर मैंने ड्रॉ किया, और यहाँ से ये वाला येलो इक्वल है ना। जी। इसका मतलब मैं जब y कंपोनेंट की बात करता हूँ, तो मैं ये वाली जगह से y कंसीडर करूँ या ये करूँ, एक ही बात है, दोनों ही ए वाई हैं और ए साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। बात समझ आई? बिल्कुल इसी तरह यस। आपके पास ये जो ए एक्स है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, और दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई भी साइड आप ले लें, नो प्रॉब्लम। बात समझ आ गई? सिर्फ एक मिनट वेट करें, सिर्फ एक हाल मैंने आपको एक इस प्लेस पे जहाँ तक हमारी जो बात हुई है फ़िलहाल, वो मैंने आपको एक स्केच दे दिया है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कोई भी आपका एक वेक्टर ए है, तो उसका एक्स के ऊपर जो परछाई पड़ती है उसको हम उसका एक्स पार्ट भी कहते हैं, या उसका एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं, दैट इज़ ए एक्स, और उसको हम ए कॉज ऑफ थीटा लिखते हैं। जबकि जो वाई कंपोनेंट होता है उसको हम ए वाई भी कहते हैं। एक मिनट अजान हो जाए यार। यानी इस एडिशन के अंदर जो है ना, आप कह सकते हैं वो कंपोनेंट वाला कंसेप्ट तो यूज़ होगा। ये ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा की इक्वल कैसे हुआ, और ए वाई जो है ए साइन ऑफ थीटा की इक्वल कैसे हुआ, ये आपको पता है या नहीं पता? सर, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट वाला सेम ही आता। हाँ 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 बिल्कुल, ये आप ऐसे करोगे, एक वेक्टर है सिंपल, मैं आपको जस्ट गो थ्रू दे रहा हूँ, उसके दो कंपोनेंट्स हैं ना, तो ये एंगल थीटा होता है उसका। अब अगर ये ट्राई एंगल बनाएं हम, तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, ठीक है, और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। अब जो है आपके पास साइन थीटा जब आप लेंगे, साइन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, जी। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपके पास ये था एक वेक्टर ए, और ये था आपके पास ए वाई, ये था ए एक्स, ऐसे ही है ना। हम्म। अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज करेंगे, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए वाई, तो आप लिखेंगे इधर ए वाई ओवर, ये आप ए जो है आप लिखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, क्या लिखेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो अब ये इसको उधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ए वाई जो है विल बी इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ऑफ थीटा के। तो ये ऐसे हमने एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक वेक्टर को रिजॉल्व करके ए वाई निकाल लिया। इसी तरह जब उसका कॉस ऑफ थीटा निकालते हैं ना, कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू बेस क्या है आपके पास, ए एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज है ए। अब एक उधर लेके जाएं तो आपके पास ए एक्स विल बी इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा। बात समझ आ गई? हम्म। तो आपके पास ए वाई और ए एक्स ऐसे निकलते हैं। इसलिए हम सिंपली क्या करते हैं कि ए को जो एक्स का अलोंग होता है उसको हम ए कॉज ऑफ थीटा डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे, और जो वाई के अलोंग होते हैं उसको ए साइन ऑफ थीटा ले लेते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, जी। ये कंसेप्ट अभी तक मैं बिखरे हुए कंसेप्ट्स हैं, अभी तक जस्ट मैं आपको लर्न करवाऊँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी इधर यूज़ होंगी। जब हम एक दफ़ा टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनको कंपाइल करके आपने टाइप कैसे करना है या लिखना कैसे पेपर के अंदर। अच्छा, अब हम यहाँ पे यहाँ आपको रिजॉल्व करना आ गया। अब क्वेश्चन वाला जो है ना वो आपको क्या कहता है, क्वेश्चन वाला बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है
एक वेक्टर बी है। आपने इनको ऐड करना है, लेकिन उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए से ऐड करना है। रेक्टेंगुलर, हम्म, अब रेक्टेंगुलर कॉम कंपोनेंट जो मैंने अभी निकाले हैं वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे। अब पहले हम ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे, फिर बी के निकालेंगे, फिर उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड अप करेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। तो उसको ये कह रहा है कि वो तरीका बताओ हमें। तो लिहाजा आपके पास सबसे पहले वी हैव अ वेक्टर ए, आप इस तरह टॉपिक शुरू करोगे। वी हैव टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स कौन कौन से हैं जी आपके पास? वेक्टर ए है एक आपके पास, सेकंड है वो आपके पास वेक्टर बी है। अब जो ए और बी जो हैं, दो वेक्टर्स हैं, आप क्या चाहते हैं कि ए और बी को आप किस में डिवाइड करो? आप इनको कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, ए और बी को। आप कहोगे कि वी हैव टू वेक्टर्स रिजॉल्व रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर। कंपोनेंट्स। हाँ, हम इनको अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अब जी हम यहाँ इन पे इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। अब उसके रेक्टेंगुलर, ये आपके पास एक यानी कि कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स है, ये एक्स बार है, ये वाई है, ये वाई बार है। अब जब आप एक्स के अलोंग इसको ड्रॉ करेंगे, ये दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो एक आपके पास ये एक्स के अलोंग होगा, एक ये वाई के अलोंग होगा, ए का कंपोनेंट। इसको मैं कह सकता हूँ ये ए एक्स है, और इसको मैं कह सकता हूँ ये ए वाई है। इसकी वैल्यू ये ए वाई इन्वर्स एक इक्वल होती है ए साइन ऑफ थीटा के, और इसकी वैल्यू होती है ए कॉज ऑफ थीटा के। ऑफ थीटा। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि एक कार्टेशियन सिस्टम और बना लेता हूँ। ये एक्स है, ये एक्स बार है, ये वाई है, ये वाई बार है। ये तो हमने ए को रिजॉल्व किया ना। दूसरा वेक्टर है आपके पास ये बी है। ये क्या है? जी बी। अच्छा, उसका कंपोनेंट मैं ये बना लेता हूँ और एक ये बना लेता हूँ। इसको बोलेंगे बी एक्स, और विल बी इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा। और इसको बोलेंगे बी वाई इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। ये क्या है? बी वाई बी साइन ओके। यानी देखो, ये उसके उसी तरह कंपोनेंट है। चूंकि अब वेक्टर बी था, इसलिए हम इन दोनों को नाम, इसके वाई कंपोनेंट को बी साइन थीटा कह दिए, इसको एक्स को कॉस थीटा कह दिया। जिस तरह ए का वाई और एक्स था, सिंपल उसी तरह ठीक ये हो भी गया। है। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है? क्वेश्चन वाला कहता है कि बल्कि एक थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बस। मैं एक काम और ड्रा करना चाहता हूँ। हाँ बस सही है, इसको थोड़ा सा हम वेरी करते हैं स्टाइल को। इसी तरह हम बनाएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ। अभी ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ये अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यूं बना दूं, ये इस तरह थोड़ा सा, इसका थीटा हाँ वो डिफरेंस हो। थोड़ा थोड़ा नीचे है ये हाँ, ऊपर। ताकि बस सिंपल डिफरेंस आपको फील हो कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसके मैं जो कंपोनेंट्स दो बनाऊंगा ना, उसको मैं इस तरह से करता हूँ कि ये आपका इसका यानी कि इसका x कंपोनेंट हो गया, और ये वाला इसका y कंपोनेंट। ये होगा बी वाई कॉज ऑफ, सॉरी, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा। और ये जो बी एक्स है ना, विल बी इक्वल टू बी कॉज ऑफ थीटा। और ये होगा बी वेक्टर। जी। अच्छा, यहाँ तक बच्चे आपने ए और बी को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब तीसरी डायग्राम जिसमें आप एडिशन करोगे, दोनों को आप ऐड अप करोगे एक ही प्लेस पे। अब मैं इस पूरे उस पे एक ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने इस चीज़ को देखना है। ये आपके पास ए वेक्टर है, बात समझ आई? ये वेक्टर ए है। इसके ऊपर ये मैंने वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं सिंपल। सर जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो तब मैंने ये सारी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। हाँ, मैं आपको बता जो रहा हूँ, एक स्टेप में आपको हो जाएगा। ये इसका है बी वेक्टर।
बच्चे आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा समझते आओ, जो चीज़ इस टाइम समझा रहा हूँ बस इसी पे फोकस रखो। मैं इतना ज़बरदस्त किस्म का आपको सम अप करके दूंगा, आपको खुद पता लग जाएगा अच्छा टोटल इतने पॉइंट्स हैं, इसको कैसे लेके चलना है, इसको कैसे और इसको कैसे। अच्छा अब ओके। देखो आपके पास ये ए और बी वेक्टर हो गए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल के साथ यूं ऐड कर लेते हैं कि ये ऐड करते हैं और ये हमारा रिजल्टेंट होता है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। लेकिन उसने कहा है भाई हमें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ एडिशन चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे पहले ए वेक्टर को, ये उसके दो कंपोनेंट्स हैं, है ना, ऐसे ही है। यस। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये ए वाई है, ये थीटा है ना। तो यहाँ पे ये आपका जो y के अलोंग है वो ए वाई होगा, तो ये ए वाई साइन ऑफ थीटा। और ये फिर इधर होगा ए कॉज ऑफ थीटा एक्स वाई। जो b वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब b को पहले हम x एक्सिस की तरह ड्रॉ तो कर लें, भाई x एक्सिस पे है या ओरिजिन इसको कहीं पे भी हम रखें। तो b के लिए हमारे पास ये एक लाइन है, यहाँ से हम अगर थीटा इसको कंसीडर करें तो b के ये दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो b का जो कंपोनेंट है ना आपके पास ये वाला, तो इसको b साइन ऑफ थीटा कह सकते हैं। और ये जो है आपके पास इसको b कॉज ऑफ थीटा कहता हूँ। ये b x है ओके। और ये b y है। मिक्स तो नहीं हो रहा ना। नहीं सर, मैं साथ साथ डायग्राम भी देख रही हूँ ये जो हाँ बुक में बस बनी है। आपने देखते रहना है। अच्छा अब ओके। यहाँ पे हम एक चीज़ नूर वो देखते हैं, थोड़ा सा मैं पर्पल कलर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में होगा। अब ज़रा आपने थोड़ा सा गौर करना है इस डायग्राम को, मेरे उस पे ही आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो ये है आपके पास ओरिजिन, ये जहाँ से मैं पर्पल शुरू कर रहा हूँ। मैं अगर इनके नाम बुक वाले ही दे दूँ तो ये ज़्यादा हमारे लिए थोड़ा ईज हो जाएगी। इसको सर बस बुक में ये बी एक्स बी, मतलब जो बी एक्स अच्छा है बी ठीक है वाई है ठीक है। वो कॉज, और आपने बस वो लिख दी, वही हाँ हाँ, चीज़ है। हम इधर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ए का एक्स कंपोनेंट है ना, जी। इसका मतलब ये ए एक्स हो गया। अब जो बी एक्स है ना वो इधर से लेकर इधर तक है, ऐसे ही है। बी एक्स इधर से लेके इधर तक है। बी ए ठीक है ना, एक्स और बी एक्स। जी ऐसे ही जी। है। अगर हम उसको वहां से हम्म। यहाँ तक नीचे ड्रॉ कर लें तो नीचे भी तो डिस्टेंस एक ही है, इसका मतलब ये बी एक्स है आपका। यस, ये बी एक्स है नीचे। एग्जैक्टली। अच्छा अब अगर हम y कंपोनेंट ड्रॉ करें तो ये आपके पास यानी इस जगह से लेकर, मैं इसको किसी और ब्लू पेन से लिख देता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करके ये यहाँ तक आपके पास ये a का y कंपोनेंट है ना ऐसे। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ, ये वाला a का y कंपोनेंट है। सर एक सेकंड दीजिएगा, ए का वाई कंपोनेंट, अच्छा। ए a का y का ढूंढो वाई इधर इधर, कौन? ये यार ये a का y है। ये हाँ, नजर आ गया छोटा सा, ये ये दोनों इधर। ये 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 a का y है ना, तो इधर मैं ले हाँ, आता तो हूँ, ये भी ए का वाई y हुआ। कंपोनेंट। अच्छा b का अब y कौन सा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये b का y है। यहाँ से लेके यहाँ बिल्कुल बी का यहाँ वाई। से यहाँ तक a b का y है ये वाला। अब b का y और यहाँ से यहाँ तक बी का है। a का y है, नीचे a का y ऊपर b का y। ओके। हाँ, ये नीचे बी एक्स भी आ गया ना, ये यहाँ पे। हाँ जी। अब अगर हम थोड़ा सा एक काम करें, मैं लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, और इसको देखो ज़रा गौर से, इसको ज़रा एक मिनट पे ठहर जाओ। अब हम ज़रा यूं कर सकते हैं कि इसको मज़ीद थोड़ा आसान कर देते हैं। कैसे जी, कि आपको पता है कि आपके पास जो ए का एक्स कंपोनेंट है और बी का एक्स कंपोनेंट, इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो ये आर के एक्स कंपोनेंट की इक्वल आता है कि नहीं आता, ये आर है। डिस्टेंस इक्वल है इन दोनों का, हाँ वैसे मेरे ख्याल से डिस्टेंस। इक्वल है ना, देखो
आर को अगर दो हिस्सों लेंथ में, एक ही है। आर के कौन से होंगे, आर का ये एक एक्स होगा और ये वाई होगा, ये पूरा। हम्म। बात समझ आई है या नहीं? यस सर, बात समझ आई है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स एंड बी एक्स, ओके, यस। और आर वाई इज इक्वल टू, ये वाई कंपोनेंट है आपका, ये ए वाई है, ए वाई प्लस ये बी वाई है, तो बी वाई की इक्वल। हम्म। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर आर हो तो उसके जो एक्स और वाई कंपोनेंट हैं वो इस और इस का सम हो जाएगा, यस। यानी उनके वाई और एक्स कंपोनेंट्स का सम हो जाएगा। यहाँ पे हम्म। हमें एक कमाल की बात पता चली है, इसका मतलब अगर हमारे पास 10 वेक्टर भी हो ना, जैसे कि ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है, कोई डी वेक्टर है, या ये चलते जाएं इसी तरह, तो सारों के एक्स कंपोनेंट्स को आप सम कर लो तो आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा, और सारों का y कंपोनेंट जो है वो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई, और ये चलते जाएंगे जितने भी आपके पास आपके वेक्टर्स होंगे उनके y कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आएगा। ऐसे ही ना होगा? यस। हाँ, तो यहाँ से हमने ये एक चीज़ ये भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास देखो बच्चे, हम जब कोई भी वेक्टर फाइंड करते हैं ना, रिजल्टेंट वेक्टर, तो एक तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, दूसरा उसका थीटा भी फाइंड करते हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर है, क्योंकि वेक्टर में दो चीज़ें फाइंड आउट करना ज़रूरी होती हैं। वेक्टर जो है ये आपके पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड ज़रूरी होती है, तो हम आर वाई, आर कंपोनेंट जो है किसी भी चीज़ का जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको मैं आपको आसान कर देता हूँ। एक चीज़ समझाता हूँ कि आपके पास ये एक आपके पास रेक्टेंगल है, सपोज यस। यहाँ देखिए, इसको ना, ये एक रेक्टेंगल हो, ये इसका ए है, ये ए वाई है और ये ए एक्स है, तो मुझे बताएं इसका ये थीटा हो तो आप इसको कैसे लिखते होते हैं कि आपको पता ही है कि आप लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और फिर हाइपोटेन्यूज का अंडर रूट लेते हैं तो इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, और ये कट जाता है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर उसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये ले लेते हो, भाई ये बात तो हो जाती है ना। यस यस सर, यस। इसका मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज का रिजल्ट आएगा ये उसकी मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी लेंथ बताता है। अभी हमने थीटा नहीं फाइंड किया, इसकी डायरेक्शन नहीं फाइंड की। यही तरीक़ाकार हम यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर पे अप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट में आपके पास एक कंपोनेंट था आर एक्स, उसका स्क्वायर प्लस आर वाई उसका स्क्वायर था। अब आर एक्स और आर वाई की क्या वैल्यू है, ये आर विल बी इक्वल टू, एक्स के लिए था ए एक्स प्लस बी एक्स उसका स्क्वायर, और ये दरमियान में प्लस वाला जो साइन पड़ा है ये, प्लस आर उसके लिए वाई के लिए ए वाई प्लस बी वाई जो है इस सारे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ठीक है, सिर्फ आर एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की हैं। हम्म। देखो दो यस। दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर आपने लेना था तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब होता है आपके पास थीटा कैलकुलेट करना, कि आपने डायरेक्शन भी फाइंड करनी होती है। थीटा होता है बेटे आपके पास, अ, इसके लिए आप क्या करते हो, टेन थीटा ले लेते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आपका होता है y कंपोनेंट तो आर वाई आ जाएगा, और x कंपोनेंट होता है तो आर एक्स हो जाएगा आपका बेस। बात समझ आई? हम्म। तो इसका मतलब टेन थीटा जो है विल बी इक्वल टू, जो y कंपोनेंट है तो वो आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, ये y कंपोनेंट था, ओवर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये इसके x कंपोनेंट्स हैं और y कंपोनेंट्स का सम।
अब आप क्या करेंगे, आपको तो चाहिए सिर्फ थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू टेन, उधर जाके उलट जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा। अब ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स जो है, ये करके इनको आपस में ही वो कर लो। अब इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब जब आप ए का वाई कंपोनेंट ले लो, बी का भी वाई कंपोनेंट ले लो, उनको आपस में ऐड कर लो, उन दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को भी ऐड कर लो, उनकी रेशियो ले लो और उसका टेन इनवर्स लोगे तो थीटा भी निकल आएगा। बात समझ आई? हमने यस। हमने अभी तक कौन कौन से काम किए हैं, ज़रा इसको आप देख लें। सबसे पहले हमने ए और बी के कंपोनेंट्स बनाए थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आर कंपोनेंट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, हमने एक आर वेक्टर ड्रॉ किया था, वेक्टर ड्रॉ किया था थ्रू किसके ज़रिए से, थ्रू ए और बी वेक्टर से, थ्रू ए और बी ऐड से, यानी उनको एडिशन से हमने ये वेक्टर आर ड्रॉ किया था। फिर हमने क्या किया कि ए और बी के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया टू फाइंड, हमने क्या फाइंड किया, आर एक्स कंपोनेंट। फिर ए वाई और बी वाई को ऐड किया टू फाइंड आर वाई कंपोनेंट। बात समझ आ गई? यस। फिर हमने क्या किया, जब इसका आर एक्स भी निकल आया, आर वाई भी निकल आया, फिर हमने आर की मैग्नीट्यूड फाइंड की यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, यानी आर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स प्लस आर वाई इन दोनों का स्क्वायर, ये वाला यूज करते हुए ये मैग्नीट्यूड निकाली। और आखिर में हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड की, क्या कहते हैं, थीटा स्लैश डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आर का जो थीटा होगा ना वो हमने कैसे फाइंड किया, सॉरी, थीटा विल बी इक्वल टू आर, नहीं इसको आप यूं करो, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, आपने इस तरह प्रिंट फाइंड ले किया। लेगा। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से आपने इनको स्टेप डाउन करना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बेटे, आपने एक थीटा निकालना था, आपने एक आर की मैग्नीट्यूड निकालनी थी, इन दो से आप आर फाइंड कर चुके हैं, लेकिन इसके जो कंपोनेंट थे आर एक्स और आर वाई ये भी हमने निकाले। और उससे पहले हमने क्या किया, ये ड्रॉ करके, अब आपने करना क्या है, जब आप इस उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे ना, मैं इसको, जरा बुक पे आ जाए थोड़ा सा, हाँ जिससे बुक पे उससे आते हैं, पता मैं नहीं सीधा आई लिख देता हूँ, साइड। आपने सिर्फ ये डायग्राम बनानी है, ये वाली, बस, ओके। बस ये तो मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया था। ये डायग्राम बना के आपने आगे सॉल्व कर लेना है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं, इधर देखें, ये देखें ज़रा। सबसे पहले इसने क्या किया है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसने लिखा कि इन दो के समेशन से हमारे पास आर वेक्टर आता है, जी। ठीक। नीचे आते हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, उसने यही डायग्राम, ये वाली आपने बनानी है डायग्राम, सही है। सर एक सेकंड देगा, सर एक सेकंड। यस चलें आगे। सर, यस सर, आगे चलते हैं। आपने ये बना लेनी है, इसकी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होंगी। ये थीटा ए है, ए के लिए जो ए वेक्टर बना रहा है, थीटा बी जो बी वेक्टर बना रहा है, और थीटा आर जो दोनों मिलके ओवरऑल बना रही है, जो रिजल्टेंट बना रहे हैं वो। खैर, हम क्या करते हैं आगे, इधर आते हैं, ये क्यों नहीं शो कर रहा।
यस सर, आवाज आ रही है। ओके, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि फिगर को देखते हुए आर का एक्स, जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, विल बी इक्वल टू ए एक्स वेक्टर, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एंड बी का भी एक्स कंपोनेंट यानी बी एक्स वेक्टर जो है आपका। ठीक है, ये वाले एक्स कंपोनेंट्स दोनों के आपने सम अप कर लेने। यहाँ पे अगर आप देखो तो उसने ऊपर एरोज डाले हुए जो उसके वेक्टर होने का साइन शो कर रहे हैं। और यहाँ अगले स्टेप में देखो तो उसने लिखा है सिंपल आर एक्स इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जब होता है तो हम उसको आई कैप लिखते हैं। एक सेकेंड, आर और ए, ठीक है। और फिर अच्छा, डायरेक्शन, और फिर नीचे मैग्नीट्यूड के लिए इसने कर दिया। जी बच्चे, और ये अच्छा नहीं सर। ये आई कैप जस्ट फॉर शोइंग द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, यानी द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो है उसके लिए हाँ, हमने। और नीचे मैग्नीट्यूड के लिए हाँ जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप देखें वाई के लिए भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। वाई का जो आपका यूनिट वेक्टर होता है दैट इज़ द जे कैप। तो इसलिए आपने यहाँ तक जे कैप के साथ ये लिख लिया। ओके। अब आपने क्या करना है, आर वेक्टर जो है वो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का जमा है ना, दोनों को ऐड अप करते हैं तो होता है ना। तो एक्स हम्म। वाले को आई कैप लिखोगे प्लस वाई वाले को जे कैप। अब आर एक्स और आर वाई जे कैप की वैल्यूज पुट कर दो जो ऊपर बनाई है आपने। यस। तो वो आपके पास ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप आ जाएगा। वाई वाले का आएगा ए वाई प्लस बी वाई का जे कैप। अब इसकी मैग्नीट्यूड जो निकालोगे तो वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ये हम दो बार्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन के अलावा सिर्फ वैल्यू। तो इस आर जो है आर मॉड भी कह सकते हैं इसको, ये एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर इंटू प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करोगे तो दोनों एक्स का समेशन उसका स्क्वायर, वाई का समेशन उसका स्क्वायर। बात समझ आई? एक सेकेंड, एक्स और वाई। यार एक्स, अच्छा, फिर एक्स हाँ, वैल्यू पुट करनी। वैल्यू पुट की है ना, आर एक्स की और आर वाई की। ठीक है, हम्म। यहाँ पे देखो जी थीटा आर लिखा हुआ है नीचे, यानी रिजल्टेंट का थीटा क्या होगा, वो टेन इनवर्स हो जाएगा आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की भी वैल्यू पुट कर दी और आर एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? यस। अब इसके बाद क्या बात है, अगर आप इसके बाद नीचे देखें तो उसने बड़े जनरलाइज वे में लिखा है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हों, 10 वेक्टर हों या अनलिमिटेड हों, तो उन सारों के कंपोनेंट x को जमा कर लो तो वो r के x कंपोनेंट के इक्वल आ जाएंगे, आर एक्स के, प्लस आर वाई का कंपोनेंट जो है वो उस सारों के आप जमा कर लें y कंपोनेंट्स को। और फिर स्क्वायर के लिए उनकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, उनके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उनके y कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई? यस। कोई मसला तो नहीं है इधर तक? नहीं आपने इसमें क्या करना है सर, पहले। वैसे वो तो आपने थोड़ा सा डिफरेंट नहीं समझाया, बस से थोड़ा सा डिफरेंट नहीं यार होगा। इसने शॉर्टकट किया है, इसने डायरेक्ट की है, बहुत डायरेक्ट की है। मैंने सारे स्टेप्स करवाए हैं आपको। मेरे वाला भी हम देख लेते हैं उधर से। ये देखो मैंने ये डायग्राम बनवाई ना, देखो ज़रा वही चीज़ है, वही चीज़ है, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। ये देखें यहाँ पे मैंने आर एक्स करवाया, उसके सारे के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया। आर वाई करवाया, उस सारों के वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया। बात समझ आई? यहाँ पे यस। आर की मैग्नीट्यूड कैसे, एक्स का स्क्वायर ले लिया फिर वाई का भी स्क्वायर, एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी, वाई की भी वैल्यू पुट कर दी। मैंने बस आपको बुनियादी तौर पर यह बताया कि टेन थीटा वाई ओवर एक्स कंपोनेंट और टेन इनवर्स जो है ये कैसे बना था। उसने ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा है, मैंने इसको ये बताया कि टेन कहाँ से आया है ये। ठीक है, आप ज़रा बुक पे देखें ना तो उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, देखो टेन इनवर्स इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। इसने नहीं यस। बताया कैसे आया है।
मैंने आपको बकायदा उसकी मेथड बताई है भाई कि आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर पे आर वाई होता है वाई कंपोनेंट, और एक्स पे होता है बेस। तो वाई कंपोनेंट को ऐड कर लें, बेस वालों को ऐड कर लें, एक्स वालों को, फिर आप टेन थीटा और थीटा इस तरह से इन्वर्स किया। बात समझ आई? यस। यहाँ तक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से आपने ऐड करके उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाली, इसमें कोई इशू है तो बताओ। नहीं सर, कोई इशू तो नहीं है। तो इक्विलिब्रियम वाला पढ़ लें। सर इससे आगे डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल भी है। कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, इसे एक नंबर पेज आगे जाएं और एक और चीज भी है। तो वो हो गया ना डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। अच्छा, वो जिसमें आप फाई से वो वाला भेजो ना, पिक्चर आपने जो भेजी है मुझे। बल्कि ये नेक्स्ट इसकी बात कर है। रहे हो आप, एक मिनट ठहरो यार। सर मैंने आपको भेजी हुई है, 2 तस्वीरें भेजी हैं। एक मिनट ठहर जो। पेज नंबर 49। ये पढ़े हैं यार, ये पता नहीं शो नहीं हो रहे थे, ये मेरे पास इस बुक में भी हैं, ये देखो। इसी की बात कर रहे हो ना? और ये ऊपर क्या है, 10 A B C। सुनो 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 सुनो, इधर इसको देखो, जो पिक्चर मेरे सामने शो हो रही है इस पे। सर उससे ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, थीटा टेन इनवर्स हाँ ए। ना, अच्छा वो वो तो फॉर जनरल उसने लिखा है यार कि जितने कंपोनेंट होंगे उन सारों का वाई ऊपर ले लें, एक्स नीचे ले लें, और फिर उनका टेन इनवर्स ले लें। तो वो जित मल्टीपल वेक्टर का आपके पास मतलब एडिशन केस आ जाएगा उनका थीटा। चलें आगे। यस। ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, कि आप एंगल कैसे निकालते हो। एंगल बेटे, आप फोर क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास। क्वाड्रेंट मीन के बेसिकली साइड्स, जब आप क्रॉस बनाते हो ना, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जी एक्स, सॉरी इस तरह वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, तो आपके पास एक यूं होता है और यूं। एक ये कॉलम होता है, इसको क्वाड्रेंट वन कहते हैं, ये क्वाड्रेंट टू सर होता है, आप किधर समझा रहे हैं? अच्छा ये लेफ्ट, ओके ओके। ये क्वाड्रेंट थ्री है और ये क्वाड्रेंट फोर है। बात समझ आई? यानी वन टू क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, वन टू थ्री फोर। अब ये जो चार क्वाड्रेंट हैं आपके पास, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, यानी सर जब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हमने कहाँ तक अटेम्प्ट करना है? यार ये डिटर्मिनेशन वाला तो नहीं आएगा, ये इसका तो हिस्सा नहीं है, ये तो अलग सर चीज़ है। नहीं, मैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, ये थीटा टेन इनवर्स आर, आर वाई ओवर आर एक्स, ये ये क्या थीटा था? तक कैलकुलेट करना है आपने। देखो, आप पहले एक्स फाइंड करोगे कंपोनेंट, फिर वाई कंपोनेंट, फिर टोटल आर की मैग्नीट्यूड, फिर उसकी डायरेक्शन थीटा, और दैट्स इट, ये चार स्टेप्स टू हैं। फाइंड द डायरेक्शन। सर मुझे तो ये आइडिया नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ये होता है इसका पार्ट, पर पता नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होता। ये नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, वैसे ये अलग टॉपिक है। अच्छा। देखो ना, सब टॉपिक। इसमें देखो, आपने पहले एक्स कंपोनेंट निकाला, इधर देखें, ये एक्स कंपोनेंट है, ये आपने वाई कंपोनेंट फाइंड किया, ठीक है, तो ये एक सेकंड जरा ना, एक बार क्या हो गया? अ, सर एक सेकंड मुझे देंगे, मैं जरा एक बार इसको ओवरव्यू कर लूं और मैं जरा कर दूं कि उस मैम ने कब क्लास लेनी है। अगर 9 बजे तक है तो फिर हम आगे पढ़ लेते हैं इक्विलिब्रियम वाला, हाँ ताकि ठीक है। आज का सेकंड चैप्टर खत्म हो जाए, फिर 2 चैप्टर्स ठीक तो है, हाँ, खत्म हो गए। ये यार इतने मुश्किल तो नहीं है ये बचा, बहुत आसान है, बस दो तीन बार प्रैक्टिस करो, आपको अभी आ जाएंगे। वेट, बच्चे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। मैं उसी रिकॉर्डिंग को चूंकि कंटिन्यू कर रहा हूँ तो बस आपको एक ही लेक्चर में मिलेगा, और ये 36 बल्कि 40 पेज पे तकरीबन शुरू हो रहा है, 39 समथिंग पे। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या है? किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं, या उन फोर्सेस के अंडर जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, उस सारे टार्क और फोर्सेस के ज़ेरे असर जो रिजल्टेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी जो बॉडी है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करवाती, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। अब
जो आपके पास इक्विलिब्रियम है उसके सर मुझे अंदर, आपकी स्क्रीन ही शो हो रही तो हमने ये कहा कि भाई इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली क्या है, किसी भी बॉडी की एक स्टेट है, बहुत सारी फोर्सेस अगर उस पर एक्ट कर रही हों या टार्क उस पर एक्ट कर रहे हों, लेकिन वो अपनी ना तो ट्रांसलेशनल सीधी लाइन की मूवमेंट को चेंज करे और ना ही वो रोटेशनल को चेंज करे, ओवरऑल मेंटेन रखे अपनी पोजीशन सिस्टम को, तो उसको हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। देखो यहाँ पे अगर आप इस टेबल को देखें ना, तो टेबल के ऊपर आपके पास बुक पड़ी है, जो कि बुक का वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ये एक फोर्स है वेट। इसी तरह ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो अप साइड की तरफ, वो बुक को मेंटेन कर रही है, और वो कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है। सही है। अच्छा, अब इस तरह की केस में जिसमें कोई बॉडी पर फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट जीरो हो जाए, मतलब उसको आप उसकी वजह से बॉडी मूव ना कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वाइल डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कोई बॉडी कंटिन्यूसली एक फोर्स के अंडर जो है एक ही स्पीड से अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है। डायनामिक में दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक रोटेशनल। एक शूटर जो है वो हाइट से अगर मतलब एक जहाज से फैलांगता है और उसके बाद पैराशूट को ओपन करके वो डाउनवर्ड आता है, तो ये कांस्टेंट ड्रैग फोर्स उसके ऊपर लग रही होगी और उसके ज़रिए असर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी विद टर्मिनल वेलोसिटी वो नीचे की तरफ आएगा। अब वो रोटेट नहीं कर रहा, वो ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है डाउनवर्ड, किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये डायनामिकली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। जबकि अगर कोई बेसिल है वो अपनी वेलोसिटी को हमेशा एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, जैसे कि आप सीडू जो कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, सीडू लैपटॉप और उसके अंदर लगाते हैं, तो वो सारा का सारा जो ट्रैक होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। है। यस सर। ये तो इक्विलिब्रियम की। अब जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, वो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं बेटा, वो आपके पास कितनी हैं, दो कंडीशंस हैं। यस, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं ये दो हैं। जी। पहली कंडीशन ऐसी है जिसमें आपके पास नेट फोर्सेस जो हैं वो आपके पास ज़ीरो होती हैं, यानी नेट फोर्सेस उनका सम ज़ीरो हो, यानी समेशन ऑफ एफ जो है इक्वल टू ज़ीरो हो। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें नेट जो टार्क है आपका वो उसका ज़ीरो हो, नेट टॉर्क, यानी समेशन ऑफ टा जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अच्छा, समेशन ऑफ जो एफ है उसके अंदर समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी ज़ीरो, यानी एक्स के अलॉन्ग भी लगने वाली फोर्सेस ज़ीरो हों, ये इसके अंदर पहली केस है। इसी के अंदर दूसरा केस ये भी है कि समेशन एफ वाई जो है वो भी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जो टार्क का केस है इसके अंदर दो टार्क्स हो जाते हैं, समेशन ऑफ क्लॉकवाइज टार्क, हेलो आवाज़ आ रही है, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, समेशन ऑफ क्लॉकवाइज टार्क और समेशन ऑफ आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इन दोनों की समेशन ये भी ज़ीरो हो और ये भी ज़ीरो हो। देखो अगेन से मेजर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है, जिसमें एक में फोर्सेस का सम की बात करता है और दूसरे के अंदर किसकी बात करता है, दूसरे के अंदर आपके पास नेट टॉर्क की बात करता है। या तो फोर्सेस ज़ीरो हों या टार्क ज़ीरो हों, यानी कि दोनों बेहतर हैं कि ज़ीरो हों तो बहुत अच्छी बात है।
बाज़ दफ़ा आपके पास पहली कंडीशन यानी सारी फोर्सेस ज़ीरो होती हैं लेकिन टार्क ज़ीरो नहीं होता तो इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं होती। और बाज़ दफ़ा आपके पास दूसरी कंडीशन पूरी हो जाती है लेकिन पहली पूरी नहीं होती है। तो जब एक भी कंडीशन मिस होगी तो आपकी बॉडी जो है वो फिलअप या पूरी नहीं होगी इक्विलिब्रियम की शराइत पर, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। अगर हम थोड़ा सा बुक की तरफ अब कंसल्ट करें तो बेटे यहाँ पे अगर आप देखें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है तो ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। और इसमें अगर आप देखें तो सम ऑफ फोर्सेज F1 2 3 टू Fn तक सारी जो फोर्सेज हैं उसका समेशन उसने Fi जो है वो ज़ीरो कर दिया है। F फोर्सेज का नेट ज़ीरो है। बात समझ आई? अच्छा, नीचे देखते हैं इसी को उसने डिवाइड कर दिया भी। इसका मतलब Fr जो रिजल्टेंट है ना, देखो यहाँ पे अगर आप इमेज देखो तो बहुत सारी फोर्स F1 है, ये F2 है, F3 है, F4 है, F5 सारे ज़ीरो हो रहे हैं। नेट रिजल्टेंट आपके पास ज़ीरो आ गया। उसने ऐड किया, पहले अलग अलग दिखाया इधर, फिर ऐड कर दिए। इसका मतलब आपके पास Fr की जो वैल्यू आई वो ये उसने ज़ीरो निकाली है इधर। इसका मतलब उसके अंदर आने वाली x के अलोंग जितने भी कंपोनेंट्स होंगे या फोर्सेस वो सारी, और जो y के अलोंग होंगे वो सारी, दोनों का सम ज़ीरो होगा, तभी Fr ज़ीरो होगा ना रिजल्टेंट। मेरी बात नहीं समझ आई? Yes, यार। ओके, तो यहाँ पे आप इसने दो कंडीशंस को लिख दिया है, एफ एक्स आई कैप इक्वल टू ज़ीरो, एफ वाई आई कैप जे कैप ये भी ज़ीरो की इक्वल आके। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? सेकंड कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम में है भाई आपके पास कि नेट टॉर्क दैट इज द सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें देखो आप क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। दो तरह का टार्क होता है, जितना क्लॉकवाइज हो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज उसकी इक्वल हो। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तो तभी आपके पास इन दोनों का जो सम है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया था कि ये और ये ज़ीरो हो, इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क। बात समझ गए? अब यहाँ पे ये एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, और बस ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस ख़त्म हो गई हैं। अब हमारे पास टार्क का हमें पता होना चाहिए कि टार्क में कौन सी दो चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि फोर्सेस का नेट भी ज़ीरो हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। जब टार्क का नेट ज़ीरो होगा तो उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो उसने बात बताई है यहाँ पे कुछ, ये कोई सेंट्रल पॉइंट है आर, सॉरी पॉइंट है, इसके एक साइड पे स्मॉल आ रहा है, दूसरी साइड पे स्मॉल आ रहा है, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ, और 2F की एक फोर्स नीचे लग रही है। अच्छा, दूसरा केस क्या है? यहाँ पे ये पिंक में जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपके पास एक फोर्स इधर लग रही है यहाँ पे और एक इधर लग रही है। फिर अगला तीसरा केस ये है, ये पूछ रहा है इन दिस डायग्राम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टेकन परपेंडिकुलर टू द फिगर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड डॉट। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो रेड के साथ उसने बताया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये परपेंडिकुलर है टू द फोर्सेज है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इधर बॉडी स्टैटिक हो जाएगी, इसमें नो टेंडेंसी टू एक्सेलरेट बट हैज़ टेंडेंसी टू स्टार्ट रोटेटिंग। रोटेशन की थोड़ी सी टेंडेंसी होगी लेकिन पक्का रोटेट नहीं करती रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो द बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेलरेट ऑन द होल बट नो टेंडेंसी टू स्टार्ट द रोटेटिंग। इसमें शुरू भी नहीं होगी यानी कि स्टार्ट भी रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक 2F की फोर्स इधर लगेगी, F की इधर, तो बिल्कुल यानी कि इसका हाफ आर पे लग रही है, तो ये आलमोस्ट इस F के बराबर होगी और दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज करके यानी कि इनकी रोटेशन शुरू नहीं होगी। ये खैर एक सिंपल जनरल सी चीज़ है, उसने डिस्कस कर रखी है। आपको यहाँ पे इस चीज़ के साथ उसने डिस्कस करना है, यहाँ जो चीज़ यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास एक बच्चे बोल्ट है, ये डिफरेंट कंडीशंस को मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे। ये इसका फिल्क्रम पड़ा है, फिल्क्रम मीन के द पॉइंट वेयर योर लोड एंड सपोर्ट इज गोइंग टू
एक्ट अपॉन ईच अदर या अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे इसका वेट है इस बच्ची का जो इधर कहीं पे किसी डाइविंग प्लेस पे सर थी। एग्जांपल्स वगैरह में देख लूँगी, मेरे हाथ से मेरा टाइम हो गया क्लास में। ठीक है अभी बस इसमें आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को ओवरऑल एनालाइज किया है। तो टार्क आपको ये तो पता ही है कि आर क्रॉस एफ होता है, तो होपफुली इसको आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप इसके एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ आ भी जाएगी, नहीं तो फिर पूछ लीजिएगा जो भी इशू हो, ठीक है। यस सर।